नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की दुनिया में क्या कुछ खास रहेगा आज दिन भर बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती में भारतीय समुदाय की भूमिका बताई अहम। कहा 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर कर रहा है काम। ये भारत कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में लिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भागों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। और फ्रांस पहुंचा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से दी मात। एम्बापे और डेम्बेले ने किए गोल। अब बुलेटिन में आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का दौरा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर बसे भारतीय जब अपने देश और उसका गौरव बढ़ाने वाले अपने लोकप्रिय नेता के नाम पर एक स्वर में उमड़ पड़े, जब एक स्टेडियम केवल लोगों से नहीं बल्कि गर्व, अपनत्व और विश्वास से भर जाए, तब वह महज एक सामुदायिक कार्यक्रम नहीं रहता बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का उत्सव बन जाता है। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत की विकास गाथा का सहभागी बताया और नए भारत के सामर्थ्य, संकल्प और संभावनाओं का विश्वास दुनिया के सामने रखा। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय समुदाय के जोश से लबरेज माहौल, हजारों लोगों के उत्साह और उल्लास से भरा मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताया। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की ऊंचाई में सबसे बड़ी भूमिका यहां बसे भारतीय समुदाय की बताई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विकास में उनके योगदान को सराहा। बीते 12 वर्ष में भारत के विकास की अभूतपूर्व गति का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत में चिप से लेकर शिप तक विनिर्माण का नया इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
पीएम ने शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग की चर्चा की। व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देश मिलकर जो कदम उठाते हैं वो दोनों देशों के लिए शुभ होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। पीएम ने कहा कि आर्थिक विकास से अंतरिक्ष तक भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 5G का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के 99% जिले इससे कवर हो चुके हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। पीएम ने कहा कि 12 वर्षों में 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। पीएम ने कहा कि नागरिक देवो भव आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। पीएम ने वो कदम गिनाए जिन्होंने नागरिकों का जीवन आसान बनाया है। पीएम ने कहा कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य का लाभ पूरी मानवता को होता है, इसीलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कभी क्रिकेट ने दिलों को जोड़ा, आज रणनीतिक साझेदारी भविष्य को जोड़ रही है। 2 जीवंत लोकतंत्र, साझा मूल्य, साझा विश्वास और हिंद प्रशांत में शांति का साझा संकल्प। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समकक्ष प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों, विशेष तौर पर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर समझौते की घोषणा की। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने की बात कही गई है। रक्षा से लेकर व्यापार, ऊर्जा से लेकर प्रौद्योगिकी तक सहयोग का दायरा लगातार विस्तृत होता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नर हाउस में औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और विक्टोरिया की गवर्नर के साथ शिष्टाचार द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, बढ़ते विश्वास और ऊर्जा, रक्षा, क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर बढ़ते सहयोग को लेकर तीसरी वार्षिक शिखर बैठक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वाकांक्षी भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीका को जल्द ही अंतिम रूप देने की सहमति जताई। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। दोनों देशों ने अहम पहल करते हुए सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग, ऊर्जा संबंधों पर समझौते की घोषणा की, जिससे भारत को असैन्य न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. आतंकवाद को लेकर दोनों देशों का रुख साझा रहा। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साझा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन को लेकर संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प भी दोहराया। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने, व्यापार निवेश के लिए नए अवसर खोलने वाला है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों के साझा दृष्टिकोण से वैश्विक प्रगति को गति मिलना भी तय है। मेलबर्न से सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी लगातार गहरे हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों तरफ के व्यापार में 55% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दोनों नेताओं ने सिका को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। During the course of the day, in the various interactions that took place, the warmth and personal connection that has been forged between Prime Minister Modi and Prime Minister Albanese was very much in evidence. The relationship between India and Australia is a dynamic and fast-growing one, and we are now into the 6th year of our comprehensive strategic partnership, and it's a partnership that has consistently deepened across the multiple sectors of trade, defense, energy, education, technology, and of course at the very foundation, people-to-people relations. एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बीते 1.5 दशक में दोनों देशों के रिश्तों ने लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान अब दोनों देशों ने भारत को शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु उपयोग के लिए यूरेनियम निर्यात की व्यवस्था को ऑपरेशनल कर दिया है। ये भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी और असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल साल 2010 तक ऑस्ट्रेलिया की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। वे केवल उन देशों को यूरेनियम बेचता था जो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के सदस्य थे।
भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए उस समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम निर्यात करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि इस बदलाव की नींव साल 2008 में ही पड़ गई, जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएससी ने भारत को विशेष छूट दी। इस ऐतिहासिक छूट के बाद भारत के लिए एनपीटी का सदस्य नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार का रास्ता खुल गया। लेकिन एनएसजी की छूट के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत अपनी नीति नहीं बदली। साल 2010 में भी ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसकी घरेलू नीति के तहत यूरेनियम का निर्यात केवल एनपीटी सदस्य देशों को ही किया जा सकता था। बड़ा बदलाव साल 2011 में आया, जब ऑस्ट्रेलिया की तत्कालीन लेबर सरकार ने भारत को यूरेनियम निर्यात पर लगी रोक हटाने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे भारत का जिम्मेदार परमाणु रिकॉर्ड, असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों का पृथक्करण और असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों महत्वपूर्ण आधार बने। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और साल 2014 में भारत ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ने भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम निर्यात के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने के लिए कई प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना जरूरी था, जिसमें कई साल लगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण असैन्य उपयोग के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने की व्यवस्था को ऑपरेशनल कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल केवल भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किया जाएगा और ये सहमत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों और निगरानी व्यवस्था के दायरे में रहेगा। इस फैसले का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। वहीं भारत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने, स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए विश्वसनीय यूरेनियम आपूर्ति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यानी जिस ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था, वही ऑस्ट्रेलिया अब भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता खोल चुका है। ये सिर्फ ऊर्जा सहयोग की कहानी नहीं, बल्कि बीते 1.5 दशक में भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आए बड़े रणनीतिक बदलाव की भी कहानी है। और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे में कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं और 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के न्यूजीलैंड दौरे से क्या हैं संभावनाएं, इस मुद्दे पर न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआनपुई सायोई से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने। नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा प्रधानमंत्री के दौरे में? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त मुआनपुई सायोई जी, मैम बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर सायोई, पहला सवाल आपसे यही है कि 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है, कितना खास है ये दौरा? न्यूजीलैंड की दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह दौरा बहुत ऐतिहासिक है और पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत का दौरा किया था। इस निरंतरता में ही यह दौरा हो रहा है और कई प्रमुख निर्माणों में उम्मीद कर रही हूँ, जैसे कि व्यापार और संस्कृति सहयोग, देन सामुद्रिक सहयोग और पर्यटन और फल उत्पादन। मैम, अगर हम बात करें बीते 2 वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है। बायलैटरल ट्रेड में तो बहुत ऑलमोस्ट 49% का इंक्रीज हुआ है। एफटीए हमको कैसे मदद करेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बिजनेस को बढ़ाने में? I was very fortunate to attend the signing of the free trade agreement in April this year, and I believe that the free trade agreement is a great opportunity for our two countries to work together. We have complementary economies. The New Zealand side is very strong in their primary industries. They are very strong in horticulture, in dairy, in agriculture. And our side, we have scale and we have the manpower. And as you know, we have done a lot of good joint ventures with other countries around the world. And
there is also this opportunity for investment by New Zealand businesses in India. And so I believe that if we work together, we can co-partner, we can co-create, and then we can have innovations which are good for both countries, and then we can sell to further markets as well. FTA में हमने मोबिलिटी को लेकर स्पेशल प्रोविजंस की बात की है, और अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो लगभग 3 लाख भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, जो कि रफली 5-6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड के हैं। कैसे ये फर्दर मदद करेगा उन प्रोफेशनल्स को, जो इंडियन प्रोफेशनल्स को, जो यहाँ पे रोज़गार के लिए आना चाहते हैं? हमारे भारतीय समुदाय यहाँ के जीवंत सेतु हैं. So they are working so hard on nurturing the good relations that we already have. And according to the free trade agreement, there is some component of mobility, because there are some jobs, some sectors where there are not enough human resources. So there is provision for mobility of skilled in certain sectors. And also students can have work visas as well up to certain months. And I believe that this will also strengthen the Indian diaspora, and there will be opportunities in the future. See, an FTA does not mean that it's a migration agreement. I just want to make that distinction. But with this kind of partnership, there will create more opportunities for us. डायस्पोरा की बात हो रही है मैम, तो डायस्पोरा भी बहुत एक्साइटेड है। हाँ। किस प्रकार से वो वेलकम करने के कुछ प्रोग्राम्स तय किए गए हैं, कैसे पीएम का वेलकम होने वाला है यहाँ पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि they are so excited to receive प्रधानमंत्री जी, and they have organized an event called Kia Ora Modi, which is like Namaste Modi but in Maori language. And they have volunteered, they have put together their talents, and we are organizing this thing. Our Honorable Prime Minister will be addressing them. इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशंस की बात होती है तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी काफ़ी नज़र आती है, और एक बहुत लंबा एक रास्ता हमने देखा कि 100 साल का एक पूरा सेलिब्रेशन 2026 को हम लोग मना रहे हैं। क्या वो भी एलिमेंट हम प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखेंगे, और किस तरीके से ये स्पोर्ट्स कनेक्ट करता है दोनों देशों को? बिल्कुल बिल्कुल। 100 years ago, the Indian Army team came to New Zealand and they played hockey. So Major Dhyan Chand was like a huge star, and that visit created this sports relationship between our two countries. And I must tell you that recently I attended a hockey finals, FIH Nations Cup, where India and New Zealand played together in the finals, and the Indian women's team, they won. I was so proud of them. And certainly in this visit, there will be a very strong component of sports diplomacy. पीएम की इस विजिट में हम कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस होता हुआ देखेंगे? कुछ नए सेक्टर्स जहाँ पे हम अपना कोऑपरेशन दोनों देशों में बढ़ते हुए देखेंगे? Yes, actually we will be building on the things that we've already worked on. So of course, free trade agreement is signed, but it has to be ratified, and we have to push it towards unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So there are many aspects of it, including maritime security as well. मैं यही क्वेश्चन करने वाला था मैम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 3 नेशन विजिट पे है, आफ्टर इंडोनेशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड। इंडो पैसिफिक पे बहुत फोकस है, तो सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, इंडो पैसिफिक को लेकर हमारी जो आपसी समझ है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इन सब चीज़ों में हम क्या चीज़ देखेंगे इस प्रधानमंत्री के दौरे में? You know that Pradhan Mantri has Mahasagar vision, which is the free and open Indo-Pacific as well. So New Zealand and India being maritime nations, there's a lot of connect. So our oceans connect us, they give us our wealth, and we need resilient supply chains, we need each other. Also last year, there is Combined Task Force 150, which New Zealand was leading. It's a multi-nation force. India was part of that, and our INS Tarkash, Indian Navy ship, they seized 2.5 tons of narcotics through the CTF 150 in the western part of the Indian Ocean region. I wanted just to demonstrate and highlight that this is the kind of cooperation we can do together.
थैंक यू सो मच मैम, और दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा की तैयारियों में आप सब लोग बिजी हो, उसके बीच में आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में थी भारतीय उच्चायुक्त एम्बेसडर साई ओई जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पे सभी की निगाहें लगी हुई हैं और 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नई ऊर्जा और गति आने वाली है। कैमरा सहयोगी जयशंकर और के राणा के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वहां रहने वाले भारतवंशियों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री के ऑकलैंड दौरे को लेकर भारतीय समुदाय से बात की हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड आने वाले हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 साल के बाद न्यूजीलैंड यात्रा होने वाली है, जिस यात्रा को लेकर न्यूजीलैंड की सरकार ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय वंशी जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में रहते हैं वो भी बहुत उत्साहित है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई विल बी मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम, सीइंग हिम फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड। यहाँ पे तो उत्सव का माहौल है, हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। बड़े दिल से, बड़े प्यार से मोदी जी आप आ रहे हैं, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वेलकम मोदी जी, आपका न्यूजीलैंड में स्वागत है और हमारे दोनों देश के संबंध और ज़्यादा अच्छे बने। मोदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी कंट्री न्यूजीलैंड में। हम चाहते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो जाए। To have Prime Minister like Narendra Modi come to our country is such a privilege and such an honour, and I'm very excited. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोग एक्साइटेड हैं पीएम के विजिट से। न्यूजीलैंड के सभी भारतवासी आप मोदी जी का बहुत आंख बिछा करके स्वागत में तत्पर है और आप आए और हमारे इस ऊर्जा को 4 चांद लगा दें। मेरी मातृभूमि के सबसे बड़े नेता मेरी कर्म भूमि में पधार रहे हैं, दिल से स्वागत है। मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो वो आ रहे हैं 40 साल के बाद, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम लोग यहाँ पे इतने एक्साइटमेंट के वो आएंगे और यहाँ पे जो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट ईयर साइन हुआ है, that will be giving us a lot of opportunity between both the countries. अभी आप अगर पूछेंगे how is the जोश, it's very high. अभी FTA का जो agreement हुआ है, this is only a beginning of what both the countries can do together, work together and grow together. सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनके आने को लेकर और इतना बड़ा कद्दावर नेता यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब भारतवर्ष से कोई हमारा नेता जो हमें यहाँ पर गौरव महसूस कराते हैं, ऐसे मोदी जी आ रहे हैं, तो शास्त्रों में जो नेता के गुण बताए हैं, तो ये सभी गुण परमादरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के में सभी गुण उसमें दिखते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले एक्साइटमेंट साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी जयशंकर और के राणा के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीडी न्यूज़ के लिए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर न्यूजीलैंड में खासा उत्साह देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड में मौजूद भारतीय मूल के बिजनेस प्रतिनिधियों का मानना है कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए जैसे कदमों से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ न्यूजीलैंड में जो कि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और भारत और न्यूजीलैंड के बीच के जो व्यापार का जो रिश्ता है उसमें सेतु का काम करते हैं। ये नया दौरा है, जितने भी लास्ट 20-30 साल में जो भी कुछ हुआ है, अब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे क्योंकि नई टेरिटरी खुली है इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। और आजकल जो चल रहा है दुनिया में माहौल, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड दैट बोथ नेशंस हैव कम टुगेदर। एजुकेशन और इमिग्रेशन का जो वर्क है वो अभी भी 1 बिलियन से ऊपर है, वो डबल होने का आसार है अगले 5 साल के अंदर, तो वो सबसे आगे रहेगा। उसके बाद जो आपका वाइन इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, उनका जब ट्रेड का जो अपना एक्सपोर्ट लेवीज है वो कम हो रही है, उसमें ज़्यादा आगे आप देखोगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री और एजुकेशन में ज़्यादा काम किया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर। जो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को और जो स्किल उधर से इधर ला सकता है, तो दोनों देश के लिए मुझे लग रहा काफ़ी बढ़िया रहेगा। इंडिया बीइंग ए टेक्नोलॉजी हब, अदर वे वी लुकिंग एट टेक्नोलॉजी टू कम हियर,
So there's a lot of potential even for Bollywood to do shooting in this part of the world. दोनों देशों में बहुत अच्छा हम देख रहे हैं प्रोग्रेस होगा, टूरिज्म बढ़ेगी और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है। एफटीए के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया की तरफ से, और एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो टू वे ट्रेड बहुत ही होने वाली है। हम नियरली 9% GDP करते हैं और वो इक्विवेलेंट होता है 2,20,000 जॉब्स फुल टाइम न्यूजीलैंड इकोनॉमी में हम करते हैं। तो न्यूजीलैंड की जीडीपी में 9% कंट्रीब्यूशन है इंडियन किवीज का, आप ये कह रहे हैं? यस, 8.6% GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ कीवी इंडियंस इन न्यूजीलैंड। और यहाँ पे पॉपुलेशन है खाली 5% इंडियंस की, 3 लाख। तो करीबन 5% भारतीय है जो कि यहाँ की आबादी का हिस्सा है। टोटल आबादी में 5% भारतीय है, लेकिन टोटल जीडीपी में लगभग 9% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। तो निश्चित तौर से तमाम भारतीय जो व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में। कैमरा सहयोगी जयशंकर के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, DT न्यूज़ के लिए। तो बिजनेस कम्युनिटी का क्या कुछ मानना है ये आपने यहाँ पर देखा, और भारत और न्यूजीलैंड के व्यापारिक रिश्तों में बीते 2 साल में बहुत तेजी आई है, और दोनों देश के बीच हुए अगर FTA की हम बात करें जिसके चलते व्यापार, निवेश और मोबिलिटी की संभावनाएं और अब बढ़ा दी हैं। FTA के बाद कौन सी नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने खास बातचीत की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बिजनेस विभाग के प्रोफेसर राहुल सेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं, और भारत और न्यूजीलैंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीते कुछ वर्षों में दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। हमारे साथ में डॉक्टर राहुल सेन जी मौजूद हैं जो कि ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में सीनियर लेक्चरर हैं और बीते लगभग 2 दशक से यहीं न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है DT न्यूज़ पे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री के इस दौरे जो कि लगभग 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के तरीके से हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं, इसमें कितनी पोटेंशियल नज़र आता है जब हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस दौरे से? बीते कुछ सालों में जो पूरे विश्व में हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रही हैं और छोटे देशों को सोचना पड़ रहा है कि और देशों के साथ अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें, अपने रिस्क्स को डाइवर्सिफाई करें, तो उसी हिसाब से न्यूजीलैंड में भी ये सोच रही है कोविड के बाद कि किसी एक कंट्री के ऊपर शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया हुआ था, तो उनको अपने रिस्क्स को जो है डाइवर्सिफाई करनी चाहिए और पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर करनी चाहिए। और ख़ास करके न्यूजीलैंड में जो गवर्नमेंट अभी की जो गवर्नमेंट आई है लक्ष्मण जी की, उन्होंने पहले से ही ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर उन्होंने ये वो लिया था कि इंडिया के साथ हम लोगों को अपने पार्टनरशिप बढ़ानी है, बिकॉज क्लियरली उनको दिख रहा था कि इंडिया की क्या पोटेंशियल है जो इसके पहले समहाउ न्यूजीलैंड का पिछले गवर्नमेंट है इवन बिजनेसेस ने उतनी देखी नहीं थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे दोनों ने सहमति बनाई और सबसे कम समय में निगोशिएट करके अगर किसी का इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो वो न्यूजीलैंड है। कैसे भारत के लिए ये आने वाले वक्त में जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कितना मददगार साबित होगा इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें और अगर हम मोबिलिटी की बात करें? ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप मैं कहूँगा, FTA ना कह के। और इसका रीज़न ये है कि ना सिर्फ इससे ट्रेड तो बढ़ेगा ही, जो प्रोडक्ट्स का ट्रेड है या सर्विसेज का ट्रेड है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है जिससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है, खास करके जो एग्रीटेक पार्टनरशिप्स हैं और जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड बायो इकोनॉमी साइंस इंस्टीट्यूट का देखें तो वो कीवी फ्रूट एक्शन प्लान की जो बात हुई है एज पार्ट ऑफ द FTA, तो FTA साइन होने के पहले ही शुरू हो गई है। तो उन्होंने नागालैंड में, अरुणाचल में, हिमाचल में, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी फार्मर्स को जाके वो आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से यील्ड बढ़ाई जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए एग्रीकल्चर की। तो ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इनोवेशन हुआ एंड पीपल मोबिलिटी जो आप कह रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर यहाँ के जैसे डॉक्टर्स हुए या इंजीनियर्स हुए या टीचर्स हुए, IT प्रोफेशनल्स हुए, वो यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो एक OECD कंट्री की एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को वो इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, कहीं और यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन सर्विसेज और ऑफ कोर्स स्टूडेंट मोबिलिटी दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट मोबिलिटी के हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ इस FTA में इन्होंने खास करके जो STEM सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है
ऑन करेक्टली सो, बिकॉज जो साइंस टेक्नोलॉजी से पढ़ के आएंगे उनकी स्किल्स यहाँ ज़रूरत है। तो उस हिसाब से जो लोग यहाँ पे खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए आएंगे उनके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी फायदेमंद होगा। बीते कुछ सालों में या कहा जाए बीते एक डिकेड में इंडिया ने तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे दुनिया भर के साथ में अपना राब्ता कायम किया। आपको लगता है कि उस नज़रिए से भी भारत के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं? न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो ये डेफिनेटली उस विजन के अंदर आता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया की जो महासागर विजन है उसमें डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डेफिनेटली न्यूजीलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उसी तरह से इस FTA को मेरे ख्याल से इंडिया ने ये नज़रिए से भी देखा है कि इंडियन कंपनीज न्यूजीलैंड में आके यहाँ से जो पैसिफिक मार्केट्स हैं उनको भी एक्सेस करें। तो ये एक पूरा ब्रॉडर इंडो पैसिफिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कहूँगा, उसी के हिसाब से ये FTA जो है ये काइंड ऑफ बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राहुल जी लगातार एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से भारत और न्यूजीलैंड के जो आपसी व्यापारिक संबंध उसको करीबी से समझते हैं और उनका ये मानना है कि ये जो पूरा समझौता है और दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं नए आने वाले वक्त में एक नया मुकाम हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से इसमें एक बड़ा बूस्ट अप देखने को मिलेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 3 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। टीएमसी में रहे 3 नेताओं सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता हासिल की। बाद में भाजपा ने तीनों को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। टीएमसी से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुष्मिता देव ने भी समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। वहीं प्रकाश बराइक ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश बराइक वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। और भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी ने सत्ता को मजाक बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश विकास की राह पर बढ़ रहा था तब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्म सूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। तीनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि इसे टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच बांग्ला फिल्मों के बड़े एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी के साथ ही टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, तो साथ ही इस मुलाकात के भी अलग अलग मायने यहाँ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बैठक में क्या बातचीत हुई इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इन घटनाक्रमों से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और भी इस तरह के बदलाव नजर आएं। एक देश एक चुनाव कानून के प्रस्ताव पर मंथन कर रही संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक बातचीत करेगी।
अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों से राय लेने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत समिति गोवा के दौरे पर है। सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति अपने 2 दिन के दौरे के दौरान समिति राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका, गोवा विधानसभा के सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी। समिति के देशव्यापी संपर्क कार्यक्रम के तहत मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु और गांधीनगर में भी ऐसी ही बातचीत पहले ही हो चुकी है। और बात मानसून की। भारत के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, महाराष्ट्र और केरलम का नाम शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाके में आज भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार देर रात सूरत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जमीनी हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और घरों का निरीक्षण किया और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन भी किया। इस दौरान उनके साथ सूरत पुलिस कमिश्नर, नगर निगम की टीम, विधायक, मेयर और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बदलते जलवायु परिदृश्य और बढ़ती पानी की चुनौती के बीच देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय का जल शक्ति अभियान कैच द रेन अब केवल वर्षा जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि जन भागीदारी, स्थानीय नवाचार और सामुदायिक सहयोग का मजबूत अभियान बन चुका है। इस अभियान के जरिए गांव-गांव में पानी बचाने की सोच को व्यवहार में बदला जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जल संरक्षण की दिशा में मिशन मोड पर काम करने के उद्देश्य से साल 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ जहां बारिश हो वहां बारिश का पानी बचाएं संदेश के साथ किया। वहीं 2025 में अभियान को जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर थीम के साथ आगे बढ़ाया गया, जिसमें जल संरक्षण के हर प्रयास को जन भागीदारी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी। जल संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदायों की पहचान, योजना, निर्माण और रखरखाव तक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मनरेगा, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कैंपा फंड और वित्त आयोग जैसी विभिन्न योजनाओं के संसाधनों को एक साथ जोड़कर वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के काम तेजी से किए जा रहे हैं। अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर इससे जोड़ा जा रहा है। जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सरकार आह्वान कर रही है कि हर घर, सोसाइटी और कार्यस्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, सही स्थान चुनकर रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं और भूमिगत बोरवेलों की मरम्मत कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाएं। बावड़ियों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करें और उन्हें उपयोग योग्य बनाएं। मानसून के पानी को अधिक से अधिक बचाएं और तालाब व जलाशयों की सफाई करके उनकी पानी रखने की क्षमता बढ़ाएं। इसके साथ साथ जल स्रोतों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और ग्रीन कवर बढ़ाएं। जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों के सफल मॉडल को भी देश भर में साझा किया जा रहा है। 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत से शुरू हुई जल संचय जन भागीदारी पहल कम लागत वाले वर्षा जल संचयन ढांचों के निर्माण को नई गति दे रही है। इस पहल में कम्युनिटी, CSR और कॉस्ट यानी 3C सिद्धांत के आधार पर समाज, उद्योग और स्थानीय संसाधनों को एक साथ जोड़कर भूजल पुनर्भरण के कार्य किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार कई सफल मॉडल भी सामने आए हैं। गुजरात का कर्मभूमि से मातृभूमि मॉडल, गिरगंगा ट्रस्ट की सामुदायिक पहल, महाराष्ट्र का जल तारा मॉडल, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का 5% मॉडल और गुजरात के बनासकांठा में CSR आधारित भूजल पुनर्भरण अभियान आज दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। इन मॉडल्स ने साबित किया है कि स्थानीय समाधान ही जल संकट से निपटने का सबसे प्रभावी रास्ता है।
आज जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया है। पंचायतें, स्वयं सहायता समूह, युवा, छात्र, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक मिलकर पानी बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जागरूकता अभियान, सामुदायिक बैठकें और व्यवहार परिवर्तन के प्रयासों के जरिए देश में जल संरक्षण को एक स्थायी जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। हर बूंद बचाने का यही संकल्प आने वाले समय में जल सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। तो अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के गुलिस्तान प्रांत में चीन ईरान कॉरिडोर पर हमला हुआ है। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल रूस भी करता है। उत्तरी ईरान के अख्तकेहा खान रेलवे पुल को काफ़ी नुकसान हुआ। ये पुल ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है क्योंकि इसके जरिए चीन और रूस के साथ व्यापारिक संपर्क बनाए जाते हैं। ये रेल मार्ग तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के रास्ते चीन तक पहुंचता है और हाल के समय में इसका महत्व और बढ़ गया है। हमले की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों और आसपास के इलाकों की पहचान से की गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी बताया कि 9 जुलाई की सुबह अक्काला इलाके के पास एक पुल पर हमला हुआ था। बता दें कि रूस 2025 के अंत से ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहा है। और बात फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। फ्रांस के लिए एम्बापे ने 60वें और डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल किए। किलियन एम्बापे ने इस विश्व कप में 8 गोल अब तक किए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी भी कर ली है। हालांकि गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि एम्बापे के नाम ज़्यादा असिस्ट हैं। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप का टॉप स्कोरर बनने के लिए भी रोचक रेस चलती नजर आ रही है। 27 वर्षीय एम्बापे के नाम विश्व कप में 20 गोल हो चुके हैं। वहीं 39 वर्षीय मेसी के नाम कुल 21 गोल हैं। फ्रांस 2 बार के विश्व चैंपियन हैं और 2022 के रोमांचक फाइनल में उसे अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी हैं। स्पेन के खिलाफ कोई टीम एक गोल भी नहीं कर सकी है। मुकाबला लॉस एंजलिस स्टेडियम में आज रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। स्पेन के 18 साल के लामिन यमाल पर नजरें होंगी। वे टूर्नामेंट में 1 गोल कर चुके हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच 22 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए। इनमें स्पेन का पलड़ा भारी रहा है। स्पेन ने 12 मैचों में अगर देखा जाए तो जीत दर्ज की है, जबकि बेल्जियम को 5 जीत ही मिली हैं। वहीं 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।